आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है न्याय या जस्टिस। न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो प्राचीन काल से ही बहुत प्रचलित रही है और न्याय एक ऐसा पक्ष है जो व्यक्ति के जीवन के सभी आयामों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। प्रत्येक पक्ष न्याय से जुड़ा हुआ है। और जब हम न्याय की चर्चा करना शुरू करते हैं तो वर्तमान समय की न्यायिक व्यवस्था को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि प्राचीन समय में न्याय की अवधारणा किस तरह से प्रचलित रही है। जब हम राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं या शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो राजनीतिक विचारक आते हैं वो आते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में भी जो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक है वो है यूनानी राजनीतिक विचारक, जिनमें सबसे पहले राजनीतिक विचारक हुए हैं प्लेटो। प्लेटो ने न्याय की बहुत विस्तृत चर्चा की है। प्लेटो का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक में न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज करना प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य रहा है। रिपब्लिक ने में न्याय संबंधी अवधारणाओं को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि न्याय का जो रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है उसे न्याय से संबंधित या कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सर्वप्रथम प्लेटो के द्वारा न्याय की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या की गई है। दूसरा हम बात करते हैं दूसरे जो राजनीतिक विचारक है महत्वपूर्ण प्लेटो के बाद, वो है अरस्तु। अरस्तु भी प्रमुख राजनीतिक विचारक है और एक तरह से प्लेटो के न्याय संबंधी अवधारणा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं, पर अरस्तु ने न्याय संबंधी अवधारणा में दार्शनिकता की जगह अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया है। और अरस्तु ने न्याय के दो भेद माने हैं, जिसमें पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है राजनीतिक न्याय। वितरणात्मक न्याय या राजनीतिक न्याय और दूसरा है सुधारक न्याय। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत ये है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार हो। दूसरा सुधारक न्याय का तात्पर्य है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वितरणात्मक न्याय जो है वो वितरण के साथ जुड़ा हुआ है कि राजनीतिक पदों का जो वितरण है वो प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता के अनुसार हो। दूसरा जो सुधारक न्याय है, जैसा इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा, सुधारक एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों को किस तरह से निर्धारित किया जाए और किस तरह से उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाए, तो वो है सुधारक न्याय। तो अरस्तु की जो न्याय संबंधी अवधारणा है वो प्लेटो से थोड़ा अलग है और इसने अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया है। इसके बाद आते हैं मध्यकालीन राजनीतिक विचारक, जिनमें सबसे पहले विचारक है ऑगस्टाइन। ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानते हैं और इनका कहना है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि न्याय इतना महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के लिए कि अगर किसी राज्य में न्याय नहीं है इसका मतलब वो डाकुओं का झुंड मात्र है। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। तो इस तरह से ऑगस्टाइन ने न्याय की व्याख्या की है। दूसरे महत्वपूर्ण मध्यकालीन विचारक है थॉमस एक्विनोस। थॉमस एक्विनोस कानून और न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की विवेचना करते हैं। न्याय के संबंध में एक्विनोस प्रमुख रूप से रोमन विधि शास्त्रियों का अनुकरण करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा ही न्याय है। तो इस तरह से थॉमस एक्विनोस के जो न्याय संबंधी विचारक है ये रोमन विधि शास्त्रियों का अनुसरण करते हैं और ये न्याय को धर्म से जोड़कर देखते हैं। तो इस तरह से मध्यकालीन जो राजनीतिक विचारक है
कि मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों पर धर्म का बहुत अत्यधिक प्रभाव था। पूरे मध्यकाल में पूरे विश्व में धर्म छाया हुआ था एक तरह से। तो इन राजनीतिक विचारकों के विचारों पर भी हमें धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की। भारतीय राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हम मनु से मानते हैं। मनु के बाद आते हैं कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज आदि राजनीतिक विचारक हैं जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। इन सभी ने अपने राजनीतिक चिंतन में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इस संबंध में भारतीय राजनीतिक चिंतकों की विशेषता ये है कि इन्होंने प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिसे पश्चिम के राजनीतिक चिंतक आधुनिक युग में ही अपना सके हैं। और इस संबंध में महत्वपूर्ण योगदान है मनु और कौटिल्य का। मनु की दूरदृष्टि इस बात में है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी विवादों की 2 श्रेणियां बतला दी थी जो वर्तमान में प्रचलित है। वो ही 2 प्रकार उन्होंने अपने समय पे बता दिए थे, जैसे दीवानी और फौजदारी। इन दोनों की स्वीकृति मनु ने अपने समय में भी दे दी थी। मनु ने न्याय की निष्पक्षता और सत्यता पर अत्यधिक बल दिया है और एक स्थान पर वे लिखते भी हैं कि जिस सभा न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उनके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। कौटिल्य ने की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में वो 2 प्रकार के न्यायालयों की बात करते हैं, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, और जिन्हें वर्तमान के दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के समान हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय राजनीतिक जो चिंतक है वहीं से वर्तमान न्याय प्रणाली का विकास होता है। तो ये है न्याय का इतिहास। अगली क्लास में हम न्याय की अवधारणा का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान में जो न्याय प्रचलित है, अभी जो प्रकार है, उनका हम अध्ययन करेंगे।